सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, today we will discuss about second part of shoulder complex, which is an important topic of biomechanics. I am Sahil Mittal and you are watching Mittal's Education Point. So let's get started. तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में स्टर्नोक्लेविकुलर और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इस लेक्चर में हमारे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है वो मेनली हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट का ही पार्ट है और जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट है हमारी बॉडी के अंदर। इसके ऊपर काफी सारी मूवमेंट्स होती है, मेनली 3 ट्रांसलेटरी मोशंस होती है और 3 रोटेटरी मोशंस होती है इसके अंदर। जो हमारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बना है वो किस किस से बनता है, इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन से होते हैं। इसके अंदर एक होता है हमारा ग्लेनोइड कैविटी या ग्लेनोइड फोसा आप कह सकते हैं, ये हमारे स्कैपुला के आउटर साइड में पाया जाता है जहाँ पे हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है। दूसरा होता है हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस और जो ग्लेनोइड कैविटी है ये आपस में मिलके एक ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट क्या करते हैं, बनाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्लेनोइड कैविटी है, ग्लेनोइड फोसा है, वो काफी ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू हेड ऑफ ह्यूमरस। तो इसकी वजह से क्या है कि वहां पे हेड ऑफ ह्यूमरस ठीक से फिट नहीं हो पाता। इसकी क्या है, एडवांटेज भी हो सकती है, डिसएडवांटेज भी हो सकती है। तो एडवांटेज क्या होगी इसकी कि वो छोटा है तो हेड ऑफ ह्यूमरस क्या है, ठीक से फिट नहीं हो पाता, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। आप देख सकते हैं अपनी जो शोल्डर जॉइंट है या फिर जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट है उसके ऊपर आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब बहुत सारी मूवमेंट्स कर सकते हैं। और जो हमारा इसकी डिसएडवांटेजेस है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है, इसकी डिसएडवांटेज ये है, अब हेड ऑफ ह्यूमरस अगर ग्लेनोइड कैविटी में ठीक से फिट नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे स्टेबिलिटी की कमी आएगी। ये शोल्डर काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये हमारी डिसलोकेशन में जा सकता है क्योंकि वो ठीक से फिट नहीं हो पाता और ये डिजेनरेटिव चेंजेस के अंदर भी जा सकता है। तो ये हमारी इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो गई। अब जो हमारा मैंने आपको बताया कि एक तो स्कैपुला होती है, एक ह्यूमरस होती है। तो जो स्कैपुला है वो हमारा प्रोक्सिमल आर्टिकुलेटिंग सरफेस है इसका ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का। तो अगर कोई भी मूवमेंट हमारी स्कैपुला पे होती है तो वो अफेक्ट करती है हमारे शोल्डर जॉइंट या फिर ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर जो भी मूवमेंट हो रही है उसको हमारी स्कैपुला की मूवमेंट क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। अब हम बात करते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के आर्टिकुलेटिंग सरफेस की। तो जो ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट का आर्टिकुलेटिंग सरफेस है यहाँ पे मेनली हमारा एक तो होता है स्कैपुला और एक होती है ह्यूमरस। स्कैपुला मेनली हमारा प्रोक्सिमल पार्ट बनाता है इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस का। तो स्कैपुला के अंदर हमारा कौन सा पार्ट होता है, स्कैपुला के अंदर हमारा जो ग्लेनोइड फोसा होता है वो इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस के अंदर क्या होता है, मेन होता है। तो जो ग्लेनोइड फोसा है अगर हम उसकी बात करेंगे थोरैक्स के ओरिएंटेशन में उसकी क्या मतलब थोरैक्स से उसका क्या रिलेशन है, तो उसको कैसे हम बता पाएंगे। जो हमारी स्कैपुला है, स्कैपुला थोरैक्स के ऊपर कैसी रेस्टिंग पोजीशन में है उसकी स्कैपुला की पोजीशन पे डिपेंड करेगा एक तो ये, और दूसरा क्या किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है कि जो हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर या फिर जो हमारे एक्रोमियोक्लेविकुलर, ये हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है और ये हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। तो इन दोनों के ऊपर कैसी मोशन हो रही है तो ये भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये हमने बात करी अभी हमारे स्कैपुला के आर्टिकुलेटिंग सरफेस की। अब हम अगर एक और बात करें कि जो हमारी ग्लेनोइड फोसा है, ग्लेनोइड फोसा की जो कॉनकेविटी है वो कॉनकेविटी किससे इंक्रीज होती है, ग्लेनोइड फोसा की कॉनकेविटी मेनली किससे इंक्रीज होती है, वहां पर एक कार्टिलेज पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका कि जो ग्लेनोइड फोसा है वो काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस काफी ज्यादा बड़ा होता है साइज में और क्या होता है इसीलिए यहाँ पे काफी ज्यादा मूवमेंट्स होती है। पर इसके डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे हमारी इंस्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है और इंस्टेबिलिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से डिसलोकेशन में जाने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं या फिर यहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक कार्टिलेज पाया जाता है जो कि क्या होता है सेंटर से तो पतला होता है, थिन होता है, और जो हमारी पेरिफ्री होती है, पेरिफ्री पे क्या होता है, थिक होता है। तो वो इसकी कॉनकेविटी को क्या करता है, इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। जो ये हमारा ग्लेनोइड फोसा होता है, ये ग्लेनोइड फोसा क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम जो हमारे स्कैपुला की प्लेन है उसके साथ प्लेन परपेंडिकुलर में ही पाया जाए। इसका एंगल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर मतलब कम ज्यादा या तो एंट्रोवर्सन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है इसकी रेट्रोवर्सन भी हो सकता है 10 to 20 डिग्री का। तो हो सकता है कि ये क्या स्कैपुला के प्लेन में ना मिले और कई बार ये क्या होता है प्लेन ऑफ स्कैपुला के साथ में परपेंडिकुलर में मिल भी सकता है। तो जो हमारा प्रोक्सिमल की तो हमने बात कर ली, प्रोक्सिमल आर्टिकुलेशन सरफेस की। अगर हम बात करते हैं डिस्टल आर्टिकुलेशन सरफेस की, तो जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है उसके अंदर मेनली हमारा क्या आता है, हेड ऑफ ह्यूमरस।
जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस हमारा डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होता है, ये मेनली ह्यूमरस का पार्ट होता है। और ये क्या होता है, ये काफी ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ग्लेनोइड फोसा, जो हम बात कर चुके हैं कि बड़ा होता है तो वहां पे ठीक से फिट नहीं हो पाता। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा हम अभी क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके। तो जो ये हेड होता है ये क्या होता है, ये मेनली हमारा पोस्टीरियरली होता है, सुपीरियरली होता है, ठीक है। किसके अगर हम रिलेशन, और मिडियली होता है, अगर किसके रिलेशन में बात करें, जो हमारी ह्यूमरस की शाफ्ट होती है उसके रिलेशन में जो हेड होता है वो पोस्टीरियरली, सुपीरियरली और मिडियली पाया जाता है हमारे क्या होता है ह्यूमरस के ऊपर। तो अब बात करें, इसके अंदर एक एंगल होता है जिसको हम एंगल ऑफ टॉर्शन कहते हैं। एंगल ऑफ टॉर्शन क्या होता है, ये एक एंगल होता है किसके बीच में, जो हमारी ह्यूमरस के कॉन्डाइल्स होते हैं और जो हमारी हेड और नेक की जो एक्सिस होती है ह्यूमरस की, उनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ टॉर्शन कहते हैं। और इसके अंदर एक और एंगल पाया जाता है जिसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। जो ये एंगल है ये किसके बीच में होता है, ये मेनली हमारा जो एक्सिस होती है हमारी हेड और नेक, ह्यूमरस की जो हमारी हेड और नेक की एक्सिस होती है और किसके बीच में होता है, ये जो हमारी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस होती है इसके बीच में जो एंगल पाया जाता है ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। और ये मेनली कितने से कितना हो सकता है, ये 130 to 158 डिग्री तक का हो सकता है। अब हम बात करते हैं ग्लेनोइड लैब्रम की। तो जो ग्लेनोइड लैब्रम है, ग्लेनोइड लैब्रम क्या होता है, ग्लेनोइड लैब्रम एक लिगामेंट होता है जो कि मेनली हमारे कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे ग्लेनोइड कैविटी या ग्लेनोइड फोसा के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। अब वहां पे पाया जाता है तो इसका कुछ ना कुछ वहां पे काम भी होगा। तो ग्लेनोइड लैब्रम का मेनली क्या काम होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो ग्लेनोइड कैविटी होती है, जो ग्लेनोइड फोसा होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू हेड ऑफ ह्यूमरस। तो वो छोटा है तो वहां पे हेड ऑफ ह्यूमरस ठीक से फिट हो नहीं पाता। तो क्या होता है, जो हमारा ग्लेनोइड लैब्रम होता है वो उस एरिया को थोड़ा सा डीप या फिर उसको थोड़ा सा ज्यादा करने में हेल्प करता है, उसकी कॉन्केविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये मेनली क्या करता है, 50% तक कॉन्केविटी वहां की क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे हेड ऑफ ह्यूमरस थोड़ा ठीक से फिट हो जाता है और वहां पे इंस्टेबिलिटी और डिसलोकेशन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं ग्लेनोइड लैब्रम की वजह से। तो ग्लेनोइड लैब्रम का मेनली ये काम है। अब जो ग्लेनोइड लैब्रम की कोर है, ये ग्लेनोइड लैब्रम मेनली आपको पता होना चाहिए कि ये बनता किससे है। ये मेनली इसके अंदर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि कवर होते हैं हमारे कार्टिलेजिनस टिश्यूज से। और जो अब आपको पता होना चाहिए कि जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजिनस टिश्यू इसके ऊपर क्यों लगे हुए हैं, ये क्या होता है, ये कुछ एक वैरायटी ऑफ फंक्शंस करते हैं, ये कुछ एक फंक्शंस को क्या करते हैं, करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो हमारे ग्लेनोइड फोसा है उसकी बोनी एज को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। और साथ साथ में क्या है कि उसकी बोनी एज को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, ये जो वहां पे हमारी फ्रिक्शन हो रही है उस फ्रिक्शन को भी कम करने में हेल्प कर रहे हैं। और साथ साथ में जो हमारी ह्यूमरल हेड है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वहां पे एक एक्सेसिव मूवमेंट ना हो जाए। तो ये मेनली हमारा काम कर रहा है मेनली ग्लेनोइड लैब्रम, मतलब ये 3 काम तो करता ही है। मतलब ये हमारा कॉन्केविटी को इंक्रीज कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बोनी एज को, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमरल हेड को, फ्रिक्शन को कम कर रहा है। तो ये काम था हमारा ग्लेनोइड लैब्रम का। अब अगर हम बात करें तो जो हमारा ग्लेनोइड लैब्रम है वो क्या करता है, वो उसके ऊपर कुछ एक अटैचमेंट्स होती है। वो अटैचमेंट मेनली कौन सी होती है, एक तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट को खुद के ऊपर, और दूसरा ये क्या करता है, दूसरा जो हमारा टेंडन होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई का, जो लॉन्ग है बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन होता है, वो भी इसके ऊपर क्या करता है, अटैच होता है। अब हम बात करते हैं हमारे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर कैप्सूल्स और लिगामेंट की। तो जो हमारा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट होता है ये मेनली हमारा क्या होता है, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हमारा एक इसके ऊपर जो कैप्सूल होता है वो हमारा लूज और लार्ज कैप्सूल होता है, मतलब वो काफी बड़ा होता है बट लूज कैप्सूल होता है। तो जो वो कैप्सूल है वो क्या करता है, वो मेनली क्या होता है, ये कैप्सूल टाइट हो जाता है जब क्या होता है, जब भी हम हमारे आर्म की एबडक्शन करते हैं और साथ साथ में और या फिर एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम वो कैप्सूल टाइट होता है। एबडक्शन हम इस मूवमेंट को कहते हैं और एक्सटर्नल रोटेशन जब हमारी एबडक्शन के अंदर ये जब हमारी ये वाली मूवमेंट करते हैं तो ये हमारी क्या होगी, एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट हो जाती है। तो जब हम हमारी आर्म की एबडक्शन या फिर एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं तो जो हमारा ग्लेनोह्यूमरल कैप्सूल है वो क्या हो जाता है, वो टाइट हो जाता है और वहां पे क्या करता है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बना देता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये कैप्सूल लार्ज होता है, तो ये क्या होता है, जो हमारा ह्यूमरस का हेड होता है उससे ट्वाइस दोगुना लार्ज होता है। और ये क्या होता है, ये लूज होता है, वीक होता है। ये किस लिए होता है, ये जरूरी होता है ताकि हमारे शोल्डर के ऊपर वैरायटी ऑफ बहुत सारी मूवमेंट्स हो पाए। तो उन मूवमेंट्स को कराने के लिए क्या होता है, लूज होता है, इसके अंदर लैक्सिटी भी पाई जाती है। और सब पर इसकी एक डिसएडवांटेज है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका कि इससे क्या होता है, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो काफी ज्यादा इनस्टेबल जॉइंट हो जाता है, वहां पे डीजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं और वहां पे क्या होता है, डिसलोकेशन भी हो सकती है। तो ये था हमारा क्या है, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। अब इसके अंदर मेन बात करते हैं कि जो हमारा ग्लेनोह्यूमरल कैप्सूल है, जो ये कैप्सूल है ये मेनली हमारा 3 टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, एक होता है इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट और एक होता है मिडिल ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। पहले हम बात करते हैं सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट की। तो जो हमारा सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा जो सुपीरियर ग्लेनोइड लैब्रम होता है वहां से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाता है, ये जो हमारा ह्यूमरस है,
ह्यूमरस के अंदर हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट होता है, उसके अंदर तक क्या होता है, ये जाता है। और हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारा हैरीमेंस, और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो हमारा सुपीरियर ग्लैनोह्यूमरल लिगामेंट होता है, ये जो कैप्सूल होता है, और साथ साथ में जो हमारा कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट होता है, ये इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये क्या करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं किसके बीच में, जो हमारा सबस्कैपुलरिस और जो सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन होता है उसके बीच में। और वहां पर क्या बनाते हैं, ये वहां पर हमारा ये रोटेटर इंटरनल कैप्सूल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे लिगामेंट की। तो जो दूसरा लिगामेंट है वो हमारा मिडिल ग्लैनोह्यूमरल लिगामेंट। तो जो मिडिल ग्लैनोह्यूमरल लिगामेंट है ये ओब्लिकली रन करता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारे सुपीरियर एंटीरियर लैब्रम से स्टार्ट होकर कहाँ पर जाता है, जो हमारी एंटीरियर प्रोक्सिमल ह्यूमरस है। प्रोक्सिमल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी के पास आती है, और जो डिस्टल है उसका मतलब है जो हमारी बॉडी से दूर जा रही है। तो जो हमारी ये वाली ह्यूमरस है ये हमारी प्रोक्सिमल ह्यूमरस है। तो जो हमारा प्रोक्सिमल ह्यूमरस का एंटीरियर पोर्शन है वहां पर आकर ये क्या करता है, अटैच करता है जस्ट बिलो, किसके नीचे अटैच करता है, ये सुपीरियर जो हमारा ग्लैनोह्यूमरल लिगामेंट है उसके जस्ट नीचे। तो जो भी हमारा लिगामेंट है उसका कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है वो। तो जो हमारा सुपीरियर ग्लैनोह्यूमरल लिगामेंट है ये मेनली क्या करने में हेल्प करता है, ये हमारी एंटीरियर एंड इंफीरियर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये क्या करता है, जो हमारी ह्यूमरल हेड है उसकी एंटीरियर एंड इंफीरियर ट्रांसलेटरी मोशंस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें वहां पे स्टेबिलिटी मिलती है। देन जो हमारा सेकंड लिगामेंट है, जो मिडिल ग्लैनोह्यूमरल लिगामेंट है, ये मेनली क्या करता है, ये हमारी एंटीरियर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या होता है, एंटीरियर पोर्शन पे क्या होता है, इंसर्ट करता है वहां पर। तो ये क्या करता है, एंटीरियर स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। कैसे, जो हमारी ह्यूमरल हेड है उसके ऊपर जो एंटीरियर ट्रांसलेटरी मोशंस हो रही है उसको क्या करता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब जो हमारा तीसरा लिगामेंट है वो है हमारा इंफीरियर ग्लैनोह्यूमरल लिगामेंट। जो इंफीरियर ग्लैनोह्यूमरल लिगामेंट है इसके अंदर मेनली हमारे दो कंपोनेंट आते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं, इंफीरियर ग्लैनोह्यूमरल कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। तो इसके अंदर हमारे दो बैंड है, एक एंटीरियर बैंड और एक पोस्टीरियर बैंड। जो हमारा एंटीरियर बैंड है, एंटीरियर बैंड हमारी एंटीरियर स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये वही बात है कि एंटीरियर जो हमारी ह्यूमरल हेड है उसकी एंटीरियर ट्रांसलेशन को रेजिस्ट करता है। और जो हमारा इसका पोस्टीरियर बैंड होता है वो पोस्टीरियर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करता है, पोस्टीरियर ट्रांसलेटरी मूवमेंट को क्या कर देता है, रोक देता है, जो हमारी ह्यूमरल हेड है रेजिस्ट प्रोवाइड करता है उसको। देन हमारा आता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। जो कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट क्या करता है, कहाँ से ओरिजिन करता है, ये हमारे जो कोरेकोइड प्रोसेस होता है हमारा स्कैपुला के ऊपर, उस प्रोसेस के बेस से ओरिजिन करता है। और इसके मेनली हमारे दो टेंडन्स हो जाते हैं। इसका जो हमारा पहला टेंडन होता है वो कहाँ पर जाकर इंसर्ट करता है, वो इंसर्ट करता है सुप्रास्पाइनेटस मसल पे, और कहाँ ग्रेटर ट्यूबर, जो हमारी ह्यूमरस पे ग्रेटर ट्यूबरकल होता है उसके ऊपर ये क्या करता है, जाकर इंसर्ट करता है कहाँ, और ये ज्वाइन करता है किसको, ये ज्वाइन करता है हमारा जो सुपीरियर ग्लैनोह्यूमरल लिगामेंट है उसको ज्वाइन करता है। वापस बात करें जो हमारा पहला बैंड है, ओरिजिन तो आपको पता ही, ओरिजिन कहाँ से करते हैं, बेस ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस से। और ये इंसर्ट कहाँ पे करता है, ये मेनली हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल पर जाकर इंसर्ट करता है, ज्वाइन करता है हमारे सुपीरियर ग्लैनोह्यूमरल लिगामेंट को। और साथ साथ में कहाँ जाकर इंसर्ट करता है, कहाँ पे होता है, ये जो हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है वहां पर। और जो हमारा दूसरा बैंड होता है, जो सेकंड बैंड है, वो सेकंड बैंड कहाँ से ओरिजिन करता है, ओरिजिन वही है हमारी जो कोरेकोइड प्रोसेस है उसकी बेस से ओरिजिन करता है। और कहाँ पर जाकर इंसर्ट होता है, ये मेनली हमारा कहाँ जाकर इंसर्ट होता है, ये हमारा इंसर्ट होता है जो हमारी सबस्कैपुलरिस है, जो हमारी लेसर ट्यूबरकल है ह्यूमरस पर, वहां जाकर ये क्या करता है, इंसर्शन हो जाती है। जो कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट है ये मेनली हमारी इंफीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये इंफीरियर ट्रांसलेटरी मोशंस को रेजिस्ट करता है ह्यूमरस पे। और जो हमारे कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट के दो बैंड होते हैं, ये साथ साथ में क्या करते हैं, ये हमारी एक टनल बनाते हैं, जिस टनल के बीच में से हमारा जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन है वो टेंडन क्या करता है, क्रॉस करता है। साथ साथ में ये जो हमारी लेटरल रोटेशन या फिर हम एक्सटर्नल रोटेशन कह सकते हैं, इसको भी क्या करते हैं, रेजिस्ट करता है, जब हमारी आर्म एबडक्शन के अंदर क्या होती है। और साथ साथ में ये क्या करता है, जो हमारी सुपीरियर ट्रांसलेशन होती है ह्यूमरस के हेड की, उस सुपीरियर ट्रांसलेशन को भी क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। जब हमारी मेनली कब करता है, जब हमारी जो रोटेटर कफ मसल्स होती है, रोटेटर कफ मसल इम्पेयर्ड हो किसी भी डायनेमिक स्टेबलाइजेशन के अंदर। That's all for today's lecture. We will continue this topic in our next lecture. And if you liked the video, then press the like button, subscribe our channel, comment on our video, and share it with your friends to make them learn. And also you can follow us on our different social media handles.